पुलिस की टीम गहराई से छानबीन कर रही है। 10 आरोपियों की रिमांड के दौरान कई अहम कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई और टीम जांच में जुटी है। दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि 4 आरोपियों की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। अब धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े कई राज पूछताछ में सामने आ सकते हैं। देखिए, धर्मांतरण के जल्लाद खुल गए राज। रिमांड के बाद 6 आरोपी भेजे गए जेल। चार आरोपियों की बढ़ी 5 दिन की रिमांड। आगरा में धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट लाया गया। एसबी कृष्णा उर्फ आयशा को भी कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद 6 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया, जबकि 4 आरोपियों की पुलिस की मांग पर 5 दिन की कस्टडी रिमांड बढ़ा दी गई। अब इन 4 आरोपियों से पुलिस की टीम 5 दिन और पूछताछ करेगी। आज धर्मांतरण मामले में 10 अभियुक्तों को पेश किया गया था, जिसमें से कि 4 अभियुक्तों के लिए अभियोजन के तरफ से पुलिस कस्टडी की रिमांड की मांग की गई और 4 अभियुक्तों के लिए माननीय न्यायालय ने पुलिस कस्टडी मंजूर किया है और जिन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया और बाकी शेष अभियुक्तों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जो 4 अभियुक्त पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं उनमें एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, शेखर राय उर्फ हसन अली और रहमान कुरैशी और मोहम्मद अली, ये 4 ऐसे अभियुक्त हैं जिनको पुलिस कस्टडी रिमांड में न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। उधर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली लड़की को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आयशा के संपर्क में आई लड़की ने खुलासा किया कि उड़ीसा में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान उसे शिकार बनाया गया। पहले धर्म बदलवाया और फिर उसका शोषण किया गया। डॉक्टर लड़की के पिता ने उसकी गुमशुदगी हरियाणा में दर्ज करवाई थी। आयशा ने उसे नौकरी देने के बहाने जयपुर निवासी जुनैद से मुलाकात करवाई और फिर उसका ब्रेन वॉश कराया और दिल्ली में एक घर के अंदर जुनैद ने धर्मांतरण करा दिया। धर्मांतरण के बाद जुनैद ने पीड़ित डॉक्टर से निकाह भी किया। उसके बाद बदनाम करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस कस्टडी पे जब अभियोजन की तरफ से बहस हुई तो इनके द्वारा स्वयं भी स्वीकार किया गया कि अभी कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आने शेष हैं, इसलिए और अभियोजन की तरफ से जो दलीलें पेश की गई उन पे न्यायालय ने मतलब कि विचार करते हुए और पर्याप्त मानते हुए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। मामले फंडिंग के खुले भी हैं, कुछ कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, लेकिन और भी कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रकाश में आने शेष हैं। आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से कई खुलासे हुए। पूछताछ के आधार पर पुलिस को 4 आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी रिमांड और मिल गई है। देखना ये है कि धर्मांतरण के जल्लाद गैंग की जड़ें कितनी गहरी हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बलरामपुर में धर्मांतरण के सरगना की अकूत दौलत पिछले कुछ समय से ही बेहिसाब तरीके से बढ़ गई। ईडी की टीम ने पिछले दिनों जिन ठिकानों पर छापेमारी की थी, वहां से मिली जानकारी के आधार पर नया खुलासा हुआ। खेती की जमीन, प्लॉट, कोठी से लेकर करोड़ों के बैंक बैलेंस का हिसाब अब ईडी की टीम कर रही है। 5 दिन की रिमांड पर ईडी की टीम अब नग बेचने वाले करोड़पति फकीर के साम्राज्य से जुड़े सवाल पूछेगी। धर्मांतरण के जल्लाद जलालुद्दीन उर्फ छांगूर को ईडी स्पेशल कोर्ट ने 28 जुलाई की शाम 5 बजे से 5 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में दे दिया है। कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी 17 जुलाई की छापेमारी में बरामद संपत्तियों के कागज, बैंक ट्रांजैक्शन, पावर ऑफ अटॉर्नी, विदेश से आई रकम, विदेशी कंपनियों के बारे में पूछताछ करेगी। छांगूर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब तक की ईडी जांच में 22 ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें 63,90,000 रुपए आए हैं। इसमें तमाम रकम विदेश से भी आई है। ईडी ने अभी तक जांच में इस बड़ी रकम को संदिग्ध माना है।
छांगूर गैंग के संदिग्ध खाते नीतू नवीन रोहरा के बैंक खाते में 14 करोड़ 9 लाख रुपए जमा हुए। नवीन रोहरा का खाता जिसमें 8 करोड़ 17 लाख रुपए जमा हुए। नवीन रोहरा के दूसरे बैंक खाते में 11 करोड़ जमा हुए, तो वहीं नवीन का तीसरा खाता जिसमें 7 करोड़ 66 लाख रुपए आए। नवीन का चौथा अकाउंट जिसमें 12 करोड़ 99 लाख रुपए जमा हुए। नीतू नवीन अरोड़ा का ज्वाइंट अकाउंट जिसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए आए। छांगूर का बैंक खाता जिसमें 41 लाख 51 हजार रुपए आए। नवीन रोहरा का SBI का खाता जिसमें 2 करोड़ 49 लाख रुपए आए। नवीन रोहरा का SBI का दूसरा खाता जिसमें 5 करोड़ 12 लाख रुपए आए। आशंका यह है कि इस रकम के बड़े हिस्से का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में हो सकता है। 5 दिन की कस्टडी रिमांड में छांगूर से उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े हुए 22 बैंक खाते जिनमें 63 लाख से ज्यादा की रकम आई है। 2 बैंक खातों में UAE से भी रकम आई है। ईडी इस पर सवाल जवाब करेगी। ईडी ने 17 जुलाई को छांगूर सिंडिकेट के जिन 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उन छापेमारी में विदेशी बैंकों से ट्रांजैक्शन, संपत्तियों के दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी की शुरुआत जांच में ये साफ हुआ है कि इस रकम को अलग अलग लोगों और संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, जिससे अचल संपत्तियों को खरीदा गया और इस पर निर्माण भी कराया गया। जमीन, खेत खरीदने और निर्माण कार्य के बाद बची हुई रकम को अवैध धर्मांतरण में खर्च होने की आशंका जताई जा रही है। करीब 3 करोड़ 45 लाख रुपए अपना घर कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर किए गए, जिससे तबेला, अस्पताल और छांगूर की कोठी का निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य में कुल 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि अपना घर कंस्ट्रक्शन को पेमेंट कुल 5 करोड़ 70 लाख रुपए ही दिया गया। इसलिए अपना घर कंस्ट्रक्शन के मालिक ने छांगूर और उसके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। ईडी को अब तक 22 बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल चुकी है, जिनमें 63 करोड़ रुपए आए हैं और यही रकम संपत्तियों को खरीदने में, निर्माण कराने में खर्च की गई है। इससे जो रकम बची है उसका इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में किया गया है, ऐसा शक जताया जा रहा है। इसी शक को पुख्ता करने के लिए ईडी कस्टडी रिमांड में सख्त सवाल करेगी। 17 जुलाई को छांगूर सिंडिकेट से जुड़े हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि छांगूर ने नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ मिलकर कई अचल संपत्तियां साल 2020-21 के दौरान खरीदी हैं। लगभग हर लेन देन में छांगूर की हिस्सेदारी है। छांगूर गैंग की अचल संपत्ति: उतरौला में 3 बीघा खेत, कीमत 65 लाख रुपए। 9000 स्क्वायर फीट की कोठी, कीमत 64 लाख रुपए। मधुपुर में 5 बीघा खेती वाली जमीन, कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए। लालगंज बलरामपुर में 1250 प्लॉट, कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। मधुपुर में 3 बीघा कृषि योग्य जमीन, कीमत 42 लाख रुपए। करीब 4 करोड़ 11 लाख रुपए की अचल संपत्ति। जाहिर है कि धर्मांतरण सिंडिकेट के बैंक खातों में जमा रकम से लेकर अचल संपत्ति पर ईडी की टीम ने सबूत जुटाए हैं। अब रिमांड के दौरान सच सामने आएगा और पूछताछ पता चलेगा कि अकूत दौलत के पीछे राज क्या है और कहां-कहां से फंडिंग की गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। पहलगाम आतंकी हमले के 3 गुनहगारों का खात्मा हो चुका है। ऑपरेशन महादेव ने दहशतगर्दों के आतंक पर आखिरी कील ठोक दी। कैसे ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम हमले का बदला पूरा हुआ, आप भी देखिए। और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम के मुजरिम मिट्टी में कैसे मिले? आतंकियों के सीक्रेट लोकेशन तक सुरक्षा बल कैसे पहुंची? ऑपरेशन महादेव आतंकियों के लिए काल कैसे बना? वक्त सोमवार का दिन सुबह करीब 10 बजे।
श्रीनगर का लेडवास घना जंगल, जहां सेना एक्शन को तैयार थी। ऑपरेशन महादेव को आतंकियों के ठिकाने की लोकेशन मिल चुकी थी। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों के खात्मे की स्क्रिप्ट ऑपरेशन महादेव के तहत लिखी जा चुकी थी। सुरक्षा बलों की टीम जंगल में आगे बढ़ रही थी। लोकल इंटेलिजेंस से सेना को क्लू मिल चुका था। खबर पक्की थी, 3 आतंकी जंगल में छिपे हैं। उन्हीं में से एक था हाशिम मूसा, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। ये देखिए किस तरीके से ये कदावर माउंटेन्स हैं। यही जो पीक है, इसको महादेव पीक कहते हैं। यही वजह है कि महादेव ऑपरेशन इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इन्हीं पहाड़ों में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हाशिम मूसा को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हाशिम मूसा आतंकियों के ग्रेड में टॉप पर था। लिहाजा ऑपरेशन महादेव का काफिला आगे बढ़ता गया। सेना ने इस दहशतगर्द को खत्म करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। कैसे आतंकियों को घेरना है, कैसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है, सब कुछ ऑपरेशन महादेव के जरिए चल रहा था। श्रीनगर के लेडवास जंगल में तीनों आतंकी मौजूद थे। चूंकि खबर पक्की थी, तो सेना भी कोई चूक नहीं चाहती थी। आतंकी जंगल में किस तरीके से छिपे थे, ये तस्वीर भी सामने आई। ड्रोन से खुफिया ठिकाने को ढूंढना शुरू किया गया, तो पत्तों के बीच घने जंगल में एक प्लास्टिक दिखी, जिसमें आतंकी छिपे थे। और फिर ऑपरेशन महादेव आतंकियों पर कहर बनकर टूटा और तीनों को मिट्टी में मिला दिया। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम हमले के बाद हाशिम मूसा सेना के टारगेट पर था। 3 महीने से सुरक्षा बल ऑपरेशन पर ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। पाकिस्तान में वेल ट्रेंड मूसा चालाकी से फरार चल रहा था, लेकिन सेना ने आखिरकार पहलगाम हमले का बदला ले ही लिया। ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए तीनों आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला। सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों के ठिकाने तक पहुंची। जहां आतंकी छिपे थे, वहीं पर ढेर कर दिए गए। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा ढेर। पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा था। उसका अंत जरूरी था। मूसा पाकिस्तानी सेना का कमांडो था। मूसा ने पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग ली थी। लश्कर तैयबा का ट्रेंड आतंकी था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मूसा पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि 2023 में वो भारत आया था और आतंक को बढ़ा रहा था। लश्कर के आतंक को बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी पर थी, लेकिन अब ये मिट्टी में मिल चुका है। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। एजेंसियों के मुताबिक हाशिम मूसा कम से कम 6 घटनाओं में शामिल रहा। हाशिम मूसा की तलाश के लिए दक्षिणी कश्मीर में सर्च चल रहे थे। पहलगाम हमले के बाद जंगलों में लगातार मूसा को तलाशा जा रहा था। 24 घंटे मूसा हाईटेक हथियारों से लैस रहता था। चाइनीज अल्ट्रा रेडियो का इस्तेमाल कर रहा था। लोकेशन कई बार सेना को मिली, लेकिन वो चकमा देता रहा। हाशिम मूसा डाल था तो ऑपरेशन महादेव पात। और फिर जब सब कुछ सटीक बैठा, तो आतंक पर आखिरी कील ठोक दी गई। और लखनऊ से बड़ी खबर, रहीमाबाद में युवक की हत्या, घर में घुसकर ईंट से हमला किया गया। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। 6 महिला समेत 9 नामजद पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी पंकज को पकड़ा है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका है। 32-33 वर्ष के अमन दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद एवं उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शव का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुलाकर भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए। साथ ही मृतक के शव का पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के पिता की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।